हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा आपको अपने साथ घटा कोई इंसिडेंट मुझे बताना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम शिवम है और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, बट मेडिटेशन एवं कई और तरीकों से मैं किसी तरह से पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ। इसे आप ध्यान लगाना भी कह सकते हो। ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि जो मेरा दोस्त है विशाल, उसे इस चीज़ में मेरे से कहीं ज़्यादा महारथी प्राप्त है और वो पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए मेरे से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी को वो काफ़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर पैरानॉर्मल की फील्ड में आगे बढ़ना है और इन्हीं चीज़ों में रिसर्च करनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को पहचान ही नहीं पाओगे तो उनके बारे में जानकारी कैसे जुटा पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये खूबी पैदाइशी होती है या फिर जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, और वहीं कुछ लोग हमारी तरह होते हैं जो कि इस खूबी को पाने के लिए कोशिश करते हैं और कई हद तक सफल भी होते हैं। अब अगर आप इन सब चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते हो तो वो बिल्कुल अलग बात हो गई है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी किसी भी तरह की सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ में कुछ भी नहीं करा। इवेंचुअली ये बस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विशाल एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल लड़का था, बिल्कुल अच्छा भी नहीं, बट वो कम से कम मेरे से तो बेहतर था इन सब चीज़ों को सेंस करने में। एक्चुअली में वो एक लाइब्रेरी में काम करता था और वहाँ पर वो डेली सुबह के 11 साढ़े 11 बजे जाया करता था। अब जिस शहर में मैं रहता हूँ ये आंध्र प्रदेश का एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसके अलावा उसकी जो लाइब्रेरी थी वो भी एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क पर थी, जो कि अपने ट्रैफिक जाम्स के लिए पूरे शहर में फेमस थी। यहाँ मैं आपको किसी भी जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये जिस सड़क पर ट्रैफिक जाम की बात हो रही है ये एक लंबी सी सीधी सड़क थी जो आगे जाकर एक हाईवे से मिलती थी, और इसी सड़क पर विशाल को लगभग कई मीलों तक चलना पड़ता था, जिसके बाद राइट टर्न लेने के बाद उसकी लाइब्रेरी आती थी। एक बार वीकेंड के समय पर मैं और विशाल ऐसे ही मिले थे और उस टाइम पर उसने मुझे बताया कि एक बार जब वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था तब उसे एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आई। उसने बताया इस तरह की चीज़ उसने कभी भी वहाँ पर फील नहीं करी थी, और उसके बाद वो अपने घर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेरे से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था और मेरे से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी था, तो इन सब चीज़ों को कैच करने की शक्ति उसके अंदर मेरे से ज़्यादा थी। बट कम से कम इस बार मुझे लग रहा था कि ये उसकी बस इमेजिनेशन है, क्योंकि वो सड़क बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, और एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि ऐसी जगहों पर ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियाँ पाई जाती हैं। बट मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ मैं बिल्कुल ही गलत था, और इस बारे में मुझे भी आगे चल के रियलाइज़ हुआ। अगले 3-4 बार जब हम मिले तो विशाल ने फिर से उसी जगह के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताया कि वो जब भी वहाँ से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। और उसके काफ़ी सारा बोलने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल के वहाँ पर चेक करता हूँ। फ्री में बस वीकेंड पर ही होता था, तो उसी समय पर मैंने उसके साथ वहाँ पर जाने का फैसला करा। सैटरडे का वो दिन था और हम लोग धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। हम वहाँ पर मुड़ गए, बट इस बार विशाल को कुछ भी वहाँ पर फील नहीं हुआ और ना ही मुझे हुआ। संडे को भी हम इसी काम से वहाँ पर गए। पहली बार में हमें कुछ भी नहीं दिखा, बट वहाँ पर विशाल ने कहा कि एक बार फिर से लास्ट ट्राई करते हैं वहाँ पर चल के, क्या पता कुछ हो। और उस बार जब हम वहाँ से जा रहे थे तो चलते चलते ही एकदम से विशाल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया कि मानो वो मुझे रोकना चाहता हो। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं समझ सकता था कि कुछ वहाँ पर बिल्कुल गलत था। वो किसी चीज़ से डरा हुआ था और कोई चीज़ वहाँ पर थी शायद
जो कि उसे परेशान कर रही थी। हम लोग वहीं पर रुक गए और रोड के किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे। दोपहर के 12 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री होने वाला था। बट इतने धूप में भी रोड पर अच्छी खासी भीड़ थी और कई सारे लोग थे। और ये चीज़ ऑब्वियस भी थी क्योंकि संडे था उस दिन। अब उस रोड पर जो कॉर्नर है वहाँ पर कुछ दुकानें हैं अलग अलग सामानों की, और उनमें से ज़्यादातर जो दुकानें थी वो लेदर वगैरह का सामान और कुछ कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। वहाँ पर उस दुकान से थोड़ी दूर जाने के बाद विशाल रुक गया। हम सोच रहे थे कि हम आगे किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बात का। थोड़ी देर तक हम वहीं पर खड़े रहे और उसके बाद एक दुकान पर ऐसे ही अंदर चले गए बिना किसी टारगेट के। वहाँ पर हमने नज़दीकी टी स्टॉल पर एक चाय पी और उसके बाद वापस जाने लगे। विशाल इस चीज़ के बारे में लॉजिकली नहीं सोच पा रहा था और ना ही वो अपने डर को पहचान पा रहा था, ना ही वो किसी चीज़ को पहचान पा रहा था कि आखिर उसे नेगेटिविटी कहाँ से महसूस हो रही है। इवेंचुअली मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था और मैं बस एक पागल की तरह महसूस कर रहा था जो कि दोपहर में वहाँ पर घूम रहा है। बट अंदर से मुझे पक्का पता था कि विशाल को ज़रूर कुछ न कुछ महसूस हुआ है और इसी वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। वेडनेसडे के दिन कुछ काम की वजह से मैं ऑफिस लेट जाने वाला था और इसीलिए हमने इस चीज़ को एक और ट्राई देने का सोचा। हमने सोचा था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम इसे एक लास्ट बार संडे को ट्राई करेंगे, बट संडे तक बात नहीं जाने वाली थी। वेडनेसडे को जब हम वहाँ से निकले तो विशाल को एक बार फिर से वही फीलिंग आई। इस बार स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डर सा गया। हम आगे बढ़ने लगे और अपने आसपास देखने लगे और तभी विशाल ने अपनी उंगली उन्हीं दुकानों में से एक की ओर करी और जब हमने उस दुकान की ओर देखा तो वहाँ पर बस एक आदमी खड़ा था जो कि उसके सामने लटकी हुई एक लेदर की बेल्ट को देख रहा था। विशाल ने फौरन उस आदमी को पहचान लिया और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी लाइब्रेरी का एक मेंबर था जिसने लाइब्रेरी की बुक्स तय समय से नहीं लौटाई हैं। विशाल भले ही एक सिंपल लड़का था बट वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था और इसी वजह से उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो शॉप के अंदर गया और उसके पास जाकर वो पीछे से तेजी से बोला, राठौर जी, 1 महीना होने को आ गया है। आपको पिछले महीने अपनी बुक्स लौटानी थी, शायद आप आए नहीं। अब वो आदमी था वो पीछे मुड़ा और विशाल को वो इस तरीके से देखने लगा मानो उसे जानता ही नहीं था। उस टाइम पर मुझे कुछ फील हुआ, ऐसा कि वहाँ पर कुछ गलत था। सडनली मेरे अंदर खून काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगा और मुझे डर लगने लगा। मेरे हाथ थोड़े ठंडे से हो गए और मैं कुछ फील कर पा रहा था। पता नहीं क्यों बट उस आदमी से मुझे कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल थे और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था, बट स्टिल उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें काफ़ी ज़्यादा गहराई हो और शायद वो कुछ बताना चाहती हो। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। अब कुत्तों की एक खास बात होती है कि उन लोगों पर जिन्हें वो नहीं जानते वो भौंकते हैं और जिन लोगों को वो जानते हैं उनके पास जाकर वो अपनी दुम हिलाते हैं, शायद खुशी दिखाने के लिए। बट फिर कुछ ऐसे कुत्ते भी आते हैं जिन्हें आपके होने या ना होने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो आदमी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे हम दोनों के वहाँ होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस टाइम पर पता नहीं क्यों उसने मेरी ओर देखा और मानो मुझसे पूछ रहा था, मेरे सामने तुम लोग क्यों रुके हो, मुझे तुमसे क्या बोलना चाहिए। इसके तुरंत बाद वो आदमी अपने ही मन में कुछ बड़बड़ाया और हमारे सामने से सीधा चला गया। इस बार विशाल को कुछ भी गलत फील नहीं हुआ और वो बस गुस्सा था उस आदमी के ऊपर जिसने उसकी बुक्स नहीं लौटाई थी। बट उसी टाइम पर अंदर से मुझे फील हो रहा था कि वो जो भी चीज़ थी जो वहाँ से जा रही है शायद वो जिंदा नहीं है। उसके चलने को ढंग को देखकर लग रहा था कि मानो वो मशीन की तरह चल रहा हो और उसे नहीं पता हो कि वो क्या कर रहा है। विशाल को मैं खींचकर एक पास ही की चाय की दुकान पर ले गया और वहीं पर हम दोनों बैठ गए। मैं डर के मारे सच में थोड़ा सहम सा गया था और मुझे पता था कि मुझे फीवर होने वाला है। विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आया बट फिर भी मैंने उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए मना लिया और उससे कहा कि मिस्टर राठौर का नंबर निकाले और उन्हें फ़ोन करे। इसके बाद जो हुआ वो तो कल्पना से ही परे था। विशाल ने उनका नंबर निकाल लिया और उसके बाद उसने फ़ोन किया
बट उसके बाद जो उसे खबर मिली वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। हमें बताया गया कि मिस्टर जयदीप राठौर का पिछले ही महीने एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी। ये खबर हमें उनकी वाइफ से मिली थी और वो बुक्स के बारे में और कोई फालतू बात नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा क्योंकि विशाल ने ये वाली बात भी बोल दी थी कि हमने शायद उन्हें रोड पर देखा, तो उनकी वाइफ थोड़ा गुस्सा हो गई और उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया और रख दिया। अब ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में ले रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बेचैन हो रहा था। मैंने वो नंबर नोट कर लिया था। अगले दिन मैंने उस नंबर पे फिर से कॉल करा, बट मैंने इस बार अपनी पहचान बदल कर बताई। मैंने बताया कि मैं उसी लाइब्रेरी का चेयरमैन हूँ जहाँ पर मिस्टर राठौर आते थे और वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेंबर थे और उन्होंने अपना काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था। मैंने पहले उन्हें संतावना दी ताकि वो मेरे साथ खुलकर बात कर सके और तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि मिस्टर राठौर ने एक काफ़ी ज़्यादा महंगी बेल्ट खरीदी थी। उसकी कीमत यही कोई 2500 रुपये की थी। उन्होंने कुछ पैसे एडवांस में दे दिए थे और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अगले दिन वो पूरी पेमेंट करके उस बेल्ट को वहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद वो लाइब्रेरी से होने के बाद वापस आ रहे थे। ये सारी बातें उसी दौरान उन्होंने कॉल करके उन्हें बताई थी और तभी चौराहे पर एक डंपर फुल स्पीड से आ रहा था और उसकी उनसे टक्कर हो गई। उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जब मैंने बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात ये भी थी कि ये सब सैकड़ों की भीड़ में हुआ था, भरी दोपहर में हुआ था, बट किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। और ये चीज़ इस बात को भी दर्शाती है कि हम लोग कितने ज़्यादा लापरवाह हैं और कितने ज़्यादा अपने ही उसमें खोए रहते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हुई वो एक तरीके से मेरे फेलियर्स ही थे। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस चीज़ से कैसे डील करना चाहिए, बट एक बात पक्की थी कि शायद कोई चीज़ थी जो कि उस बेल्ट को वापस लेने के लिए वहाँ पर आ रही थी। वो बेल्ट जो कि मिस्टर राठौर के दिल के बहुत करीब थी, या फिर उस समय पर वो उनके दिमाग में चल रही थी जब वो मरने वाले थे। बट ये चीज़ थी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, इसीलिए शायद मैं स्टार्टिंग से उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। बट मैं किसी तरह उन्हें हेल्प करना चाहता था। मैं वहाँ पर दोबारा गया उसी स्ट्रीट पर, बट इस बार मैं विशाल को लेकर नहीं गया। अपने डर को टालते हुए मैं वहाँ पर रुक गया और मैं उस शॉप के बाहर रुका रहा इस सोच में कि मिस्टर राठौर शायद वहाँ पर मुझे दिखेंगे। और वो वहाँ पर आए भी, बट मैं उनके आने का पता लगाने में नाकामयाब रहा। वो वहाँ पर आए बट मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा से आए। मानो एकदम से वो मेरे सामने थे। बस वो बिल्कुल नॉर्मली चल रहे थे, इस तरीके से जैसा कि हम और आप चलते हैं। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद वो वापस जाने लगे, बट सबसे अजीब बात ये थी कि उनके जाते टाइम भी सेम चीज़ हुई और मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वो आखिर कहाँ गए। इवेंचुअली मैं उस शॉप के अंदर गया, उसी बेल्ट शॉप के अंदर। वहाँ पर वो दुकानदार नहीं था और उसका बेटा उस टाइम पर वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह ये थी कि पिछले कई दिनों से दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और कस्टमर्स बहुत कम आते थे। मैंने उस लड़के से फिर वो बेल्ट खरीदने की बात कही जो कि मिस्टर राठौर खरीदना चाहते थे, बट उस लड़के ने ये कहकर मना कर दिया कि उस बेल्ट का एडवांस किसी ने पहले ही दे दिया है। इस टाइम तक पता नहीं क्यों बट मुझे फिर से फीवर महसूस होने लगा था। शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगली सुबह भी मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट मैं फिर से वहाँ पर जाने की सोच रहा था और मैं वहाँ पर गया भी। थोड़ी देर बाद ही मुझे मिस्टर राठौर दिख गए। एक और बात जो मैंने नोटिस करी उस टाइम पर वो ये कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। आसपास की दुकानों पर इक्का दुक्का कस्टमर्स थे। उस दुकान में लोग बाहर से देखते और फिर आगे बढ़ जाते। इस बार मैं सीधा दुकान के अंदर गया और तब जो मैंने देखा उसे देखकर मैं काफ़ी हैरान था। मिस्टर राठौर उस दुकानदार से बातचीत कर रहे थे, उससे बेल्ट लेने की बात कर रहे थे। वो दुकानदार भी उनसे ऐसे बात कर रहा था कि मानो वो उनसे पहली बार मिल रहा हो और वो पहली बार ही ये सारी बातचीत कर रहे हो। फाइनली मिस्टर राठौर ने कुछ कैश दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी और उनसे बोलने की कोशिश करी कि मैं बाकी के पैसे देता हूँ, आप बेल्ट ले जाइए। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो बाद में ये पैसे आप लाइब्रेरियन के पास दे सकते हो, मैं उसी का फ्रेंड हूँ। राठौर जी मेरी तरफ देखे बस एक सेकंड के लिए।
उस टाइम पर उनकी आंखों में मानो एक तरह की शांति मुझे दिखाई दे रही थी। बट तब एकदम से उनके देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हो। पता नहीं क्यों बट मुझे लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई और चीज थी जो कि उनके साथ थी और वहां पर आई थी। उनके साथ वो जो भी शक्ति थी वो मैं फील तो कर पा रहा था, बट अजीब बात ये थी कि उस शक्ति की कोई फॉर्म नहीं थी जैसे कि वो थे, बट वो वहां पर थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। अगले एक पल में मिस्टर राठौर उस बेल्ट के बारे में कुछ बोले और सीधा मेरे सामने से जाने लगे। एक बार फिर से मैं उनके पीछे गया, बट एक बार फिर से वो कहीं खो गए और मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। मैं वहां से वापस आ गया क्योंकि मुझे काफी तेज फीवर हो रहा था। इसके अलावा मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मानो कोई मेरी छाती पर आकर बैठ गया हो। फाइनली मैंने फैसला करा कि मैं इस चीज के पीछे नहीं जाऊंगा। वो जो कुछ भी था और वहां पर जिस मकसद से भी आ रहा था, बट उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां थी, इतनी कि वो मुझे आराम से नुकसान पहुंचा सकता था। सबसे बड़ी बात, इन शक्तियों को वो दुकानदार और उसका बेटा महसूस कर पा रहा था और उनके साथ ही डेली हो रहा था, क्योंकि उस लड़के ने मुझसे बोला था कि उस बेल्ट का एडवांस उसी दिन दिया गया है। यानी कि ये घटना उनके साथ डेली होती थी और डेली उनकी मेमोरी मिट जाती थी। मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का आखिर मकसद क्या था। इसी वजह से मैंने विशाल को भी इससे दूर रहने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उस जगह पर जाना बंद करा, मेरा फीवर उतर गया था। मैं 2 दिन के अंदर ही नॉर्मल हो गया। इसके बाद मैंने उस जगह से गुजरना बंद कर दिया। लगभग 1 साल तक मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया और उसके बाद जब फाइनली मेरी हिम्मत हुई और तब मैं जब वहाँ गया, तब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर वो शॉप थी ही नहीं। उस शॉप की जगह पर वहाँ पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी। मुझे लगभग आइडिया था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, बट फिर भी मैंने उस नए दुकानदार से उस पुराने ओनर के बारे में पूछा। तब उसने बोला कि उनकी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो जो ओनर था वो काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट था और वहाँ पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसका जो बेटा था उसके ब्लेडर में कुछ दिक्कत हुई और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। इसके बाद उसका एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके बाद वो जिंदा बच पाया। अब वो यहाँ पर नहीं रहते और वो इस दुकान को बेचकर चले गए हैं। इसके अलावा उसने भी बताया कि उनकी दुकान लास्ट के उस समय में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी और यहाँ पर छोटी से छोटी दुकान अच्छी खासी चलती थी। इसके अलावा वो जो दुकान थी वो यहाँ पर काफ़ी समय से थी और काफ़ी बढ़िया चलती थी, बट आखिरी कुछ समय तक वो दुकान काफ़ी ज़्यादा घाटे में रही। मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर राठौर शायद अब वहाँ पर आते होंगे। आज भी जब मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर है। उस दुकान में वहाँ पर 2 एंटिटीज आती थी, जिनमें से एक थी मिस्टर राठौर की। मिस्टर राठौर जो कि शायद हर दिन वहाँ पर आकर अपने मरने वाले दिन को रिपीट करते थे और इसी वजह से उस दुकानदार और उसके बेटे की भी याददाश्त हर दिन गायब हो जाती थी। बट उनके अलावा उनके पीछे पीछे उनके साथ एक और शक्ति थी जो वहाँ पर आती थी और यही वो शक्ति थी जिसने शायद उस दुकानदार को मारा और उसके बेटे को बीमार करा, इवन उसकी दुकान को घाटा करवाया। बस इतना ही मैं समझ पाया कि वो जो भी चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और अगर मैं शायद वहाँ पर जाना बंद नहीं करता तो वो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करती। लखनऊ गोंडा हाईवे के पास एक गांव के बाहर हाईवे के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे मैं हमेशा की तरह आज भी खड़ा हूँ। आसपास की दुकानों पर हर रोज़ की तरह आज भी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी अचानक बरसात शुरू हो गई। आसपास के सब लोग बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे चले गए। मैं वहीं बारिश में ही खड़ा रहा, पर बारिश में खड़ा होने के बावजूद भी मैं भीग नहीं रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विजय, तुम आज भी यहीं खड़े हो? हर बार जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो तुम यहीं आकर खड़े हो जाते हो। जब भी मैं पूछती हूँ तो हर बार तुम टाल देते हो। आखिर हम दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि हम एक जैसे हैं। दिव्या, तुम आखिर क्या बताऊं?
क्या बताऊं कि मुझे इस बारिश को देखकर क्या महसूस होता है। ना चाहते हुए भी मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। कभी कभी तो लगता है काश उस दिन घर से ही ना निकला होता तो आज इस हालत में ना होता। विजय, आज तो बता दो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से तुम आज भी इस जगह से जुड़े हुए हो। ठीक है, अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। मैं जब भी बुआ जी के घर यानी यहाँ पर आता था तो कुछ दिन रहकर घूम फिर कर फिर वापस जाता था। हर बार की तरह इस बार भी मैं दादी के साथ बुआ जी के घर आया था। मुझे क्या मालूम था कि इस बार यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। आज बुआ जी के घर पर पूजा थी तो बुआ और दादी के साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। मेरे लिए कुछ काम था नहीं तो मैंने दादी से कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, दुकान पर घूम कर आता हूँ। दादी बोली, बारिश हो रही है और तुम बाहर जा रहे हो, बारिश बंद होने के बाद चले आना। मैंने बोला, दादी बूंदें ही तो पड़ रही हैं, छतरी ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। दादी बोली, ठीक है, पर पूजा शुरू होने से पहले आ जाना। ठीक है दादी, बोलकर मैं घर से निकल गया। घर से निकलकर मैं अभी थोड़ी दूर ही आया था कि बारिश तेज हो गई। उस समय मुझे घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरी कैसी जिद थी जो मुझे आगे बढ़ने को कह रही थी। मैं गांव से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और इससे पहले मैं आगे जा पाता मेरा छाता मुड़ गया और मैं छाता सही करने लगा। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं सड़क पर ही खड़ा हूँ कि तभी कहीं से एक कार आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि मैं पास वाले लगे माइलस्टोन पर गिरा और माइलस्टोन मेरे सिर से टकराया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब होश आया तो मैं यहीं पर था। मैंने देखा रोज की तरह ही सब लोगों का आना जाना हो रहा था। पता नहीं क्यों पर कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कोई ध्यान दे ना दे, फर्क किसे पड़ता है। उठकर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो देखा कि बहुत भीड़ हो रही थी। मैं सबके बीच से होता हुआ घर के अंदर चला गया और फिर भी किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अंदर जाकर देखता हूं तो वहां पर पापा भी आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आप कब आए और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पापा कुछ बोले ही नहीं, मानो उन्हें मेरी बात सुनाई ही ना दे रही हो। तब तक माँ के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं भागकर माँ के पास पहुंचा। माँ, आप रो क्यों रही हैं? पापा, मेरे सवालों का जवाब दो ना। माँ ने भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही पिता ने। एक एक करके मैं सभी लोगों के पास गया बात करने के लिए, लेकिन कोई भी ना तो मेरी बात सुन रहा था और ना ही मेरी तरफ देख रहा था। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा। थक हार कर मैं एक तरफ बैठ गया। जो भी पापा से मिलने आ रहा था, पापा को बस यही समझा रहा था कि राघव जी की हिम्मत रखिए, विजय की इतनी कम उम्र थी, हम सबको छोड़कर चला गया, वो बहुत दुख की बात है, पर भगवान के आगे हम सब बेबस हैं। मैं बार बार सभी को यही समझा रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही हूं, आप लोग मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो। तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर से किसी ने आकर फूफा जी को बताया कि बॉडी पोस्टमार्टम से आ गई है। फूफा जी पापा के पास आए और पापा को अपने साथ लेकर बाहर चले गए। माँ भी रोते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। मैं भी माँ के पीछे पीछे बाहर आ गया और बाहर आकर मैंने देखा तो सब लोग किसी के मृत शरीर के पास बैठकर रोए जा रहे थे। दादी बार बार बस एक बात कह रही थी, एक बार मुझे मेरे बच्चे का चेहरा दिखा दो। बुआ जी खुद ही बहुत रो रही थी और फिर भी दादी को संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद लाश का चेहरा खोला गया, पर उसे देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। मैंने देखा ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। अब मुझे सारी बात समझ आ रही थी कि मुझे कोई देख और सुन क्यों नहीं पा रहा था। वो इसलिए कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ चुकी थी। उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कल मेरी बरसी है। कल के दिन मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा गुजरे हुए। माँ पापा मुझे याद करके अब भी होते हैं।
उनका रोना मुझे देखा नहीं जाता। जब उन्हें रोते देखता हूँ तो तड़प उठता हूँ, पर कुछ कर नहीं सकता। ना तो जिंदा हूँ मैं और ना ही मुक्ति मिल पाई है। इतना बोलकर विजय शांत हो गया तो दिव्या विजय के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, कल बरसी के बाद तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। विजय, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद विजय दिव्या से बोला, मेरी छोड़ो, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मुझे अब भी याद है कि तुम बाइक पर जा रही थी। बाइक तुम्हारा भाई चला रहा था और उसी समय कुत्ता आगे रहने की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और सामने से आ रहे ट्रक से बाइक टकरा गई और तुम दोनों ट्रक के आगे रोड पर गिर गए। ट्रक तुम दोनों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। तुम दोनों की उसी समय मौत हो गई। जब ये हादसा हुआ मैं यहीं पर था। तुम्हारे भाई को तुरंत मुक्ति मिल गई थी, पर तुम अब भी यहीं हो। दिव्या बोली, शायद मेरी मुक्ति का समय अभी नहीं आया है। दिव्या यह कह ही रही थी कि तभी एक चमकदार रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगी और वो हवा में कुछ फीट ऊपर उड़ गई। मुझे 6 महीने से जिस दिन का इंतज़ार था वो समय आ गया विजय। मुझे मुक्ति मिल रही है। मैं जा रही हूँ विजय, तुम्हें मुक्ति बहुत जल्दी मिलेगी। इतना कहते हुए दिव्या हवा में कहीं गायब हो जाती है। विजय थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर उसने कहा, चलो, तुम्हें तो मुक्ति मिल गई। जहाँ भी रहो खुश रहो। ये कहकर वो मुड़कर चला गया। अगले दिन विजय के घर पर सारा परिवार एकत्रित था बरसी के लिए। बरसी का सारा काम विधिवत हो गया था। अब बारी थी पीपल पर जल देने की। विजय के पिता जल देने जा ही रहे थे कि आज फिर बारिश शुरू हो गई। फिर विजय के दादाजी ने कहा, बारिश में ही जल देना शुरू कर दो, बारिश रुकने का इंतज़ार ना करो। ठीक है कहकर विजय के पापा ने जल देना शुरू करा। थोड़ी देर बाद जल देकर सब लोग घर चले गए। विजय वहीं पर बारिश में भीग रहा था, पर आज उसे बारिश भयानक नहीं लग रही थी। आज उसे बारिश भिगा रही थी और वो खुश होकर बारिश में भीग रहा था। कुछ समय के बाद विजय बारिश में ही विलीन हो गया और आखिरकार उसे भी मुक्ति मिल गई। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि जीवन का मतलब ही बदल देता है। ये घटना इसी बात को दर्शाती है। वैसे तो भगवान ने धरती पर मानव, जानवर, भूत प्रेत, जिन्नात आदि की रचना करी है, लेकिन जो किसी भी भगवान को सच्चे दिल से मानता है, ये सारी बुरी शक्तियां भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनदीप का कॉलेज में आज आखिरी दिन है। उसने बीए फाइनल कर लिया है। वो और उसके दोस्त एक होटल में पार्टी अरेंज करते हैं। पार्टी में गगन, रेखा, दीपक और सरिता शामिल है। पार्टी के बाद ये सब घूमने का प्लान करते हैं। टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है। मनदीप दौड़कर सबको बुलाता है, अरे यार चलो, गेट के पास टैक्सी आ गई है। सभी दौड़कर अपना सामान टैक्सी के छत पर रखते हैं और टैक्सी में बैठ जाते हैं। सभी काफी खुश हैं। अरे भाइयों, आज तो खूब मौज करेंगे, 5 दिन फुल एंजॉय, गगन बोलता है। अरे टैक्सी वाले भाई, कोई अच्छा सा गाना चला दो ना, हनी सिंह का, दीपक बोलता है। सभी गाना गुनगुनाते हैं। कुछ देर बाद रेखा गाना बंद करवाती है। अरे यार, गाने तो सब लोग अपने मोबाइल में सुनते ही हो। आज मैं तुम लोगों को अपने गांव में हो रहे एक अंधविश्वास के बारे में कुछ बताती हूँ। सभी एक ही आवाज में बोलते हैं, हाँ हाँ बताओ ना। वो कहती है, गांव वाले से एक सच्ची घटना बताते हैं। ये एक डरावनी कहानी है, इसीलिए तुम लोग डरना मत। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे यार, आजकल इन कहानी से डर नहीं लगता। सभी जोर से बोलते हैं, सुनाओ। मेरे गांव का नाम है जरूमुट। आज से करीब 20 साल पहले मेरे गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक हाथ घास काटते समय कट गया था एक हादसे में। वो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ एक
कच्चे मकान में रहता था। हाथ कटने के कारण अब वो इतना नहीं कमा सकता था कि वो अपने परिवार का पेट भी भर सके। ऊपर से उसने करीब 25,000 का कर्जा अपने जमींदार से ले रखा था। जमींदार बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। वो अब उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। एक दिन किसान ने घर के पास पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। उसका पड़ोसी रामू उसकी बीवी पर शुरू से गलत नजर रखता था। किसान के नहीं होने पर वो हर रोज उसकी बीवी को तंग करने लगा। एक रात उसने शराब के नशे में मीना के साथ बलात्कार किया और उसके बच्चों के साथ भी मारपीट करी। मीना ये सब बर्दाश्त न कर सकी और उसी रात उसने अपनी चुन्नी से फांसी लगा ली। बच्चे ये सब देखकर रात को ही कहीं निकल गए। तब से आज तक मीना हर पूर्णमासी को अपने बच्चों के बारे में, जो भी उसके घर के आगे से रात के समय निकलता है, उनसे पूछती है। बच्चों के बारे में ना बताने पर कहते हैं वो सबको मार डालती है। इसीलिए कोई भी गांव वाला रात को उसके घर के आसपास नहीं भटकता। सब लोग ये बात सुनकर एकदम हंस पड़ते हैं और मिलकर उसके गांव की ओर निकल जाते हैं। रेखा सभी को मना करती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। सभी के मन में रोमांच था कि आज तो हम इस कहानी की सच्चाई का पर्दाफाश करके रहेंगे। परंतु दीपक थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वो बचपन से दादी से भूतों की कहानियां सुनता आ रहा था। अरे भाई, मुझे यहीं पर उतार दो, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। मुझे बचपन से इन सब चीज़ों से डर लगता है। दीपक बोलता है, अरे साले, तू बहुत डरपोक है। हम भी तो तेरे साथ है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो गांव खाली ना हो जाता। ये रेखा की बच्ची भी हमारे सामने नहीं होती। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर भी उनको मना करता है, परंतु मनदीप उसे ज्यादा किराए का लालच देकर चुप करवा देता है। चूंकि अभी गांव 70 किलोमीटर दूर था, इसीलिए सभी लोग एक होटल में रुक जाते हैं। आज रात यहीं रुकते हैं, वैसे भी इसकी फटी हुई है। इतना कहकर मनदीप जोर से हंसता है। तभी सभी लोग होटल में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। रात को 12 बजे रेखा को एक आवाज आती है, रेखा जल्दी आओ मेरे पास, मुझे ताज़ा खून पीना है। एक तेज चीख सुनाई पड़ती है जिससे रेखा डर जाती है। वो अपने कमरे से बाहर देखती है तो उसे एक परछाई दिखाई पड़ती है जिसका चेहरा खून से लथपथ है। आंखें लाल हैं, बाल लंबे हैं, नाखून खून से रंगे हुए हैं, गर्दन मुड़ी हुई है और वो ऐसी लग रही थी जैसे कई सालों से प्यासी हो। रेखा तुरंत ही अपनी माँ को दिया ताबीज उसे दिखाती है, जिससे वो परछाई तुरंत गायब हो जाती है। वो जिसको मजाक समझ रही थी वो आज उसके सामने थी। सुबह हो चुकी थी। उसने रात की बात सभी को बताई। अरे यार रेखा, चाय नहीं पिलानी है अपने घर तो मत पिला। अब ऐसे मजाक मत कर, हम इतनी दूर चले आए हैं, अब वापसी नहीं होगी। सारा मूड खराब कर दिया तूने, मनदीप बोलता है। फिर सभी लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं। सभी लोग उदास थे पर मनदीप मन ही मन खुश था। कुछ देर के बाद रेखा का गांव आ जाता है। गांव में सभी गांव वाले आज कुछ तैयारी में जुटे हैं क्योंकि आज वो मनहूस रात है। सरिता, गगन, जो कि अब तक चुपचाप थे, वो दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, सब लोग इकट्ठा क्यों हैं? जल्दी से रेखा उन सबको अपने घर ले जाती है। माँ उन सबको देखकर खुश हो जाती है। सभी एक साथ रेखा की माँ को नमस्ते कहते हैं। आंटी, ये गांव वाले आज इकट्ठा क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है क्या गांव में? सब लोग इकट्ठा तो हैं पर कोई खुश नहीं दिख रहा। अरे बच्चों, पहले चाय तो पियो, तुम सब इतनी दूर से आए हो, फिर बताती हूँ। मनदीप को उस डरावनी जगह जाने की जल्दी थी। वो चाय पीकर गांव में निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे भाई रामू, आज फिर कोई गरीब मारा ना जाए। सरपंच से कहकर गांव में बुनियादी करवानी होगी,
पिछली बार एक मेहमान जो बाहर से आए थे उसको रास्ते में रात हो गई थी। सुबह बेचारे की लाश चौराहे पर मिली। तभी एक बोला, अब तो वो तांत्रिक बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं, उन्हीं के पास चलो। सभी तांत्रिक के पास जाने लगे। मनदीप भी उनके साथ था। तभी एक ने पूछा, अरे भाई तुम तो अजनबी हो, तुम क्यों हमारे साथ जा रहे हो? काका मैं रेखा के यहाँ आया हूँ, मेरे को भी चुड़ैल के बारे में जानना है। मैं इसको नहीं मानता पर आपके साथ चल सकता हूँ। तभी सब लोग मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक ने एक हवन जला रखा था और उसमें बड़े बाल, आंखें लाल, तन पर सिर्फ लाल रंग की धोती, माथे पर चंदन तिलक और हाथ में बड़ी सी छुरी। वो काली माता के आगे एक बलि देने जा रहा था। वो मंत्र बोल रहा था। तभी गांव का रामू बोला, जय काली माँ, बाबा जी हमारी भी समस्या का हल कर दो, नहीं तो हम गांव वालों को ये गांव छोड़ना पड़ जाएगा। तुम लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि जब तक उसके बच्चे नहीं मिल जाते तब तक मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे लिए उसको मैं उसके घर में बंद कर सकता हूँ। पर दिक्कत एक है, किसी एक को मेरे साथ रहना होगा। ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, पर मनदीप तांत्रिक के साथ जाने को तैयार हो जाता है। तांत्रिक कहता है, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। आखिर वो रात आ गई जिसका सबको इंतजार था। उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मनदीप एक कंबल ओढ़कर तांत्रिक के गुफा की तरफ जा रहा था। जब वो गुफा से 10 कदम पीछे था तब गुफा में आवाज आ रही थी, तांत्रिक के मंत्र पढ़ने की। मनदीप गुफा के अंदर पहुंच गया और उसे देखकर तांत्रिक बोला, तुम्हारा इंतजार था, चंद्र ग्रहण में आधा घंटा लगेगा, इतने प्रसाद खा लो। मनदीप ने मना कर दिया और बोला, आज मेरा व्रत है इसलिए मैं कल ही कुछ खा सकता हूँ। तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण में लग जाता है। ग्रहण के शुरू होने पर वो बकरे की बलि देता है और फिर वो दोनों उस डायन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जब घर थोड़ा दूर रह जाता है तो तांत्रिक उससे बोलता है, बेटा अभी तुम यहीं रुको, मैं अंदर का माहौल देखकर तुम्हें बुलाता हूँ। मनदीप रुकने की हामी कर देता है, परंतु वो तांत्रिक के पीछे पीछे चुपके से चल पड़ता है। डायन के घर के पास कुत्ते रो रहे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो। वो दोनों डायन के घर पहुंच जाते हैं और तभी एक आकृति उन्हें दिखाई पड़ती है। लंबे सफ़ेद बाल, आंखें लाल और मुंह से टपकता खून, गर्दन आधी मुड़ी हुई और नाखून लंबे। वो तांत्रिक से कहती है, इतनी देर बाद आए हो, मेरी खून पीने की तड़प बढ़ती जा रही है, जल्दी से मुझे उस नौजवान का खून पीना है। तभी तांत्रिक बोलता है, अभी कल ही तो मैंने तुझे एक बच्चा दिया था। तांत्रिक उसको बोलता है, आज की रात के बाद हम दोनों इस गांव पर राज करेंगे, बस तू मेरा साथ दे, मैं तुझे एक इंसान को दूंगा, तेरे को आज तक मैंने ही इस गांव में रखा है। ये सब देखकर मनदीप के पसीने छूट जाते हैं और वो तेज सांस लेता है। उसको देखकर तांत्रिक और डायन उस पर हमला कर देते हैं। डायन जैसे ही मनदीप को मारने लगती है, तुरंत ही ताबीज से उसको बिजली का झटका सा लगता है, वो दूर गिर जाती है। वो तांत्रिक को कहती है, तूने इसको इतना शक्तिशाली ताबीज दिया है। दोनों की आपस में बहस हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर मनदीप तांत्रिक पर भभूत डाल देता है। तांत्रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर बाहर से मनदीप को रेखा, पंडित, आंटी की आवाज़ आती है और सभी अंदर आ जाते हैं। फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और तब तक मनदीप तांत्रिक को रेखा की चुन्नी से बांध देता है। अब डायन जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज़ से सारा गांव गूंज उठता है। फिर पंडित जी उस पर गंगा जल के साथ मंत्र पढ़ते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद वो शांत हो जाती है। वो डायन उन्हें बताती है
किस तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए मुझे अब तक इस घर में कैद रखा था। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा करती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। तभी दीपक गांव वालों को लेकर डान के घर पहुंच जाता है। सभी पंडित जी को धन्यवाद करते हैं। अरे भाइयों, मेरा नहीं, इस लड़के मनदीप का धन्यवाद करो, क्योंकि इस सास की बदौलत ही मैं ये सब कर पाया। अकेला मैं भी नहीं कर सकता था ये। अगली सुबह तांत्रिक को पुलिस के हवाले सरपंच करता है और वो अपने गुनाह कबूल करता है। और इसी के साथ एक खौफनाक घटना का अंत हो जाता है और सभी लोग वापस से शहर आ जाते हैं।